आज हम लोग टर्न 2 के एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर साइंस का जैसे पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अच्छा, एलिमेंट तो पता है आपको, टोटल मिलाकर के 118 एलिमेंट है। अभी फिलहाल एलिमेंट कहते हैं हम लोग वैसा कोई भी मैटर या कोई सब्सटेंस जिसको किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के थ्रू अलग अलग सब्सटेंस में नहीं बदला जा सकता है। जैसे कि आयरन है तो आयरन को हम कुछ भी कर लें, मतलब कि उसको हम मेल्ट कर दे, बॉईल कर दे, कुछ भी कर दे, वो आयरन का आयरन ही रहेगा, वो आयरन से गोल्ड में बदल नहीं जाएगा। तो इन सारे सब्सटेंस को हम लोग एलिमेंट कहते हैं। टोटल मिलाकर 118 एलिमेंट है, जिसके अंदर हमको पता है जैसा कि 92 मेटल्स है और 23 नॉन मेटल्स है। अब बताइए, इन एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया है उनके सेम फंक्शन के आधार पर। पूछा जाए यहाँ से एक सवाल बनता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले समझ जैसे हम लोग क्लास में है, एक क्लास में अगर हमको जैसे तेज बच्चे का जैसे नंबर निकालना है तो वहां पर जैसे क्या होगा, अगर जैसे क्लासिफाइड नहीं होगा कि हाँ जो है इतने सारे बच्चे तेज हैं, तो हमें जो है प्रॉब्लम होगा उसको जैसे निकालने में। लेकिन जैसे अगर क्लासिफाइड रहेगा, जैसे मान के चलिए कि एक तेज बच्चे का अलग ग्रुप रहेगा, कमजोर बच्चे का अलग ग्रुप रहेगा, तो अगर हमको तेज बच्चे को क्लासिफाई निकालना होगा तो हम आसानी से वहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन करने से, क्लासिफिकेशन से एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना आसान हो जाता है। जैसे मान के चलिए कि सोडियम को हम क्लासिफाई कर दिए एक अलग ग्रुप में, तो इससे क्या हो गया, सोडियम के जैसा जो भी एलिमेंट होगा उसका सोडियम के जैसा जो भी एलिमेंट होगा, ठीक है, उसका सारा प्रॉपर्टी जैसे सोडियम का प्रॉपर्टीज हमको पता है, तो इससे क्या होगा, तो हमको सोडियम के ग्रुप में जो भी एलिमेंट होगा सबका प्रॉपर्टीज पता रहेगा कि हाँ सोडियम का ये प्रॉपर्टी है तो इसका भी ये प्रॉपर्टी रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों है। तो क्लासिफिकेशन जरूरी है क्योंकि जो है इससे क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के बारे में, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना आसान हो जाता है, और इसी सब के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जरूरी है। चलिए, सबसे पहले क्लासिफाई किया गया डोबेर्नर के द्वारा। डोबेर्नर जो है आया, जब एलिमेंट डिस्कवर हो गया तब सबसे पहले डोबेर्नर आ गया। डोबेर्नर का क्लासिफिकेशन जो है वो ट्राइड कहलाया। चलिए, डोबेर्नर क्या किया वो समझते हैं जरा। डोबेर्नर जो था वो जो है सो क्या किया, इस भी वगैरह ध्यान में रखना है, शायद ये ठीक है, इस भी ध्यान में नहीं रखना है। अभी जैसे फिलहाल चलते हैं, हम लोग अभी शॉर्ट हैंड में चल रहे हैं क्योंकि हमको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, और आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, डोबेर्नर जो है सो आया, वो क्या किया, तो वो तीन एलिमेंट को 3 ग्रुप में बांटा। ही हैज अरेंज्ड 3 element in 3 group such that mean mass of first and third element is equal to the mass of सेकेंड एलिमेंट। मतलब देखिए, अब डोबेर्नर आए क्लासिफाई करने, तो वो जो क्लासिफाई करेगा तो कुछ ना कुछ लॉजिक देगा ना, क्योंकि लॉजिक नहीं देगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा बात है, हम आपकी बात को क्यों मान लें। जब तक जो है सो आप जो है हमें कुछ लॉजिक नहीं दीजिएगा कि हम इस बेसिस पर अरेंज किए, तब तक हम आपकी बात को क्यों माने। तो वो क्या किया उस समय में, क्या किया, तो उस समय में जो भी एलिमेंट था डिस्कवर्ड, उस सबको क्या किया, तीन ग्रुप में क्लासिफाई किया, इंक्रीजिंग मास ऑर्डर में। यहाँ पर लिख लीजिएगा, इन इंक्रीजिंग मास ऑर्डर, मतलब मास को बढ़ाते हुए, ठीक है। और वो इस प्रकार से अरेंज किया कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का मास, मतलब देखिए वो जैसे क्या किया, तो अपने वो जैसे 3 ग्रुप में ऐसे बांट दिया, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप और तीसरा ग्रुप, और 3 एलिमेंट को बांटा। पहले ग्रुप में वो रखा सोडियम को, पहले ग्रुप में वो रखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। पहले ग्रुप में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अच्छा देखिए, लिथियम का मास हमको पता है 7, लिथियम का जो मास होता है वो होता है 7, पोटेशियम का जो मास होता है वो होता है 40। चलिए, लिथियम का मास 6 होता है, लिथियम का मास 6 होता है। चलिए, अब वो क्या किया, तो इस दोनों के मास का मीन निकाला, मतलब 6 + 40 और बाई 2 किया, तो इसका आंसर कितना हो गया, 46/2, तो 23। और इस तरह से 23 चेक किया तो 23 किसका मास था, सोडियम का मास था, इसीलिए वो बीच में सोडियम को रख दिया। मतलब कि कोई भी फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का मास निकाला और उसका जो है सो मीन जो है निकाला। मीन का मतलब सम ऑफ ऑल नंबर बाय टोटल नंबर, तो उस दोनों को जोड़ करके बाय 2 किया, तो इससे जो है जिसका मास निकला उसको वो उस ग्रुप में रख दिया।
तो पहले ग्रुप में लिथियम सोडियम पोटेशियम को रखा। दूसरे ग्रुप में जो है वो जो है सो दूसरे ग्रुप में वो रखा कैल्शियम, एस्ट्रोनियम और बेरियम को। और तीसरे ग्रुप में वो रखा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को। ठीक है, और हर एक दोनों एलिमेंट देखिए, ये दोनों एलिमेंट जो है, इस दोनों एलिमेंट के मीन मास मतलब कि इसका मास प्लस इसका मास को सम कीजिए और बाई 2 कीजिए तो ऑटोमेटिक इसका मास आ जाएगा हर एक में। अच्छा, उसके पहले ग्रुप को क्या कहलाया? तो डोबेंडर का पहला ग्रुप जो है वो एल्कलाई मेटल ग्रुप कहलाया। दूसरा ग्रुप जो है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप, एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। और तीसरा ग्रुप को हैलोजन ग्रुप, तीसरा ग्रुप उसका हैलोजन ग्रुप कहलाया। अब आगे आ जाते हैं। अच्छा, डोबेंडर का क्लासिफिकेशन ट्राइड क्यों कहलाया? फिर यहाँ क्वेश्चन आता है डोबेंडर का क्लासिफिकेशन ट्राइड क्यों कहलाया? तो डोबेंडर आपको लिखना है डोबेंडर हैज अरेंज्ड थ्री एलिमेंट्स इन 3 ग्रुप इन इंक्रीजिंग मास ऑर्डर, सो हिज क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड ट्राइड। मतलब डोबेंडर क्या किया? तीन एलिमेंट को यूज किया। तो ट्राइड का मतलब होता है तीन एलिमेंट, थ्री एलिमेंट्स। तो वो तीन एलिमेंट्स को यूज किया, इसलिए उसका क्लासिफिकेशन ट्राइड कहलाया। उसका बेसिस क्या था? ऑन विच बेसिस ही हैज अरेंज्ड? तो ही हैज अरेंज्ड थ्री एलिमेंट्स इन 3 ग्रुप्स सच दैट in increasing mass order such that mean mass of first and third element is equal to the mass of second element। उसका बेसिस था कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का मास जो है निकालेंगे तो सेकंड एलिमेंट के मास के बराबर होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग आगे। उसके बाद जो है सो यहाँ तक तो हो गया। अब जो है सो यहाँ आखिर ये सब कुछ सही चल रहा था इसके पास, तो इसको लॉ को रिजेक्ट क्यों कर दिया गया? ठीक है, तो इसका ड्रॉबैक अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले डोबेंडर का ड्रॉबैक। ड्रॉबैक क्या था इसका? तो इसका ड्रॉबैक था, पहला ड्रॉबैक था कि ही हैज अरेंज्ड ओनली 9 एलिमेंट। चलिए 9 एलिमेंट को ही अरेंज किया, तो उसके अलावा और जो है उसके पास कोई लॉजिक ही नहीं था। अगर दूसरा एलिमेंट को अगर वो अरेंज कर देता उस समय में तो क्या होता? तो उसका जैसा लॉजिक फेल कर, क्योंकि वो जैसे सिर्फ ऐसे एलिमेंट को ले रहा था जिसका कि मीन मास जो है थर्ड एलिमेंट के मास के बराबर हो जाता है, सेकंड एलिमेंट के, तो उसी को वो ले रहा था। और अगर जो है वो किसी एक्स्ट्रा एलिमेंट को उस समय में ले लेता तो उस समय में अगर उसका लॉजिक उसी समय फेल कर देता तो उसका कोई वेरीफाई नहीं करता। इसलिए अपने लॉ को जो है एडजस्ट कराने के लिए, मतलब एक्सेप्ट कराने के लिए वो जो है सिर्फ 9 ही एलिमेंट को अरेंज किया। चलिए, दूसरा इसका ड्रॉबैक था, he has not given any logic for future discovering element। मतलब क्या? फ्यूचर में जो एलिमेंट डिस्कवर होगा उसके बारे में कोई लॉजिक नहीं दिया हुआ था। तो इन दोनों ड्रॉबैक कारण डोबेंडर के लॉ को इन फ्यूचर रिजेक्ट कर दिया गया। डोबेंडर क्लासिफिकेशन ट्रेड क्यों कहलाया? यहाँ से मेन क्वेश्चन क्या बन गया? डोबेंडर क्लासिफिकेशन ट्रेड क्यों कहलाया? ठीक है, वो किस बेसिस पर अरेंज किया था? पहले ग्रुप को क्या कहते हैं, दूसरे ग्रुप को क्या कहते हैं, तीसरे ग्रुप को क्या कहते हैं? ठीक है, उसके बाद जाकर के आपसे यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वजह से उसका ड्रॉबैक क्या है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आ गया न्यूलैंड। न्यूलैंड का क्लासिफिकेशन जो है वो लॉ ऑफ ऑक्टेव कहलाया। न्यूलैंड का क्लासिफिकेशन लॉ ऑफ ऑक्टेव क्यों कहलाया वो समझिए। ही वॉज इंस्पायर्ड विथ म्यूजिक। न्यूलैंड जो था वो म्यूजिक से बहुत इंस्पायर्ड था। जैसे देखिए हम लोग जैसे म्यूजिक में क्या पढ़ते हैं, सा रे गा मा पा धा नी और फिर से सा। तो न्यूलैंड देखा कि हर एक, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, मतलब वो देखा कि पहले एलिमेंट और आठवां एलिमेंट जो है सो नेचर में सेम है। यहाँ पर आप लोग के दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि न्यूलैंड जो है सो हिंदी कैसे जाना था? तो हिंदी का हम लोगों के पास हिंदी का सुर है, लेकिन उस समय वहां पर भी अंग्रेजी में कुछ सुर है, वो भी जैसे इसी के जैसा है सिमिलरली। तो देखिए सा है यहाँ पर और आठवां एलिमेंट फिर से सा आ गया। तो इससे वो जो है सो वो दिमाग लगाया कि हर अगर हम किसी भी एलिमेंट को इंक्रीजिंग मास ऑर्डर में अरेंज करें, he has arranged all element in increasing mass order such that
each eighth element is same in nature. हर एक आठवां एलिमेंट नेचर में सेम होगा और इसीलिए उसका क्लासिफिकेशन क्या कहलाया? सो हिज क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड उसका क्लासिफिकेशन क्या कहलाया? तो ऑक्टेव कहलाया। आपसे पूछा जाएगा यहाँ से ऑक्टेव क्यों कहलाया, किस बेसिस पर अरेंज किया था? तो म्यूजिक से इंस्पायर्ड था, म्यूजिक के बेसिस पर अरेंज किया था। हर एक आठवां एलिमेंट सेम होगा नेचर में। अच्छा, आपसे यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी है, ये न्यूलैंड के ऑक्टेव के अंदर है, सेम ग्रुप में है। तो अगर सेम ग्रुप में है तो इस दोनों एलिमेंट के बीच में कितना एलिमेंट होगा? देखिए जरा, ये दोनों सेम ग्रुप में है तो इसके बीच में कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर जो होगा वो 6 एलिमेंट हो जाएगा। चलिए अब न्यूलैंड कैसे अरेंज किया देख लीजिए जरा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, उसमें इनर्ट गैस डिस्कवर नहीं था। हीलियम के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोर, 4 5 6 7 8वां एलिमेंट फ्लोरीन, नियॉन नहीं था डिस्कवर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन डिस्कवर नहीं था, पोटेशियम, कैल्शियम। ऐसे आप याद नहीं रखना है, यहाँ पर आपको याद रखना है एक आयरन और यहाँ पर फिर याद रखना है आपको कोबाल्ट और निकेल। इसके अलावा और आपको कोई काम ही नहीं है। ये हमारा हो गया न्यूलैंड का क्लासिफिकेशन। अब जो है सो इसके लॉ को क्यों ये जो है सो ये जैसे बता दिया। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डोबेंडर के ट्रेड में और न्यूलैंड के ऑक्टेव में क्या कॉमन था? तो डोबेंडर का फर्स्ट ट्रेड जो था वो न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव से में कॉमन था। लिथियम, पोटेशियम इसमें भी है और इसमें भी था। चलिए अब आपसे जैसे यहाँ से जैसे क्वेश्चन आएगा कि इसका ड्रॉबैक क्या है, मतलब आखिर सब कुछ सही चल रहा था तो इसका लॉ को रिजेक्ट क्यों कर दिया गया? तो चलिए देख लेते हैं इसके रिजेक्शन। इसका रिजेक्शन देख लेते हैं, ड्रॉबैक। इसका पहला ड्रॉबैक था कि ही सेड ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर। वो बोला कि अभी जो इतना एलिमेंट है ना 56, उसके अलावा और कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा ही नहीं नेचर में, इतना ही एलिमेंट रह जाएगा। तो जिसके कारण जो है जैसे ही इससे ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर हुआ उसका नियम जैसे रिजेक्ट हो गया। दूसरा उसका रिजेक्शन था वो था कि he has given cobalt and nickel in same group। मतलब वो कोबाल्ट और निकल को सेम ग्रुप में दे रहा था कि दो एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट है तो दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग होगा अगर, लेकिन कोबाल्ट और निकल को क्या किया वो एक ही ग्रुप में डाल दिया। उसके बाद तीसरा इसका ड्रॉबैक था कि आयरन को डिफरेंट ग्रुप में डाला, जबकि आयरन के पास आयरन हैविंग ऑल्सो सिमिलर प्रॉपर्टी एज कोबाल्ट एंड निकल। ठीक है, तीसरा ड्रॉबैक। और चौथा ड्रॉबैक इसका था कि इसका जो बाद में जब पता चला, जब प्रॉपर्टीज वगैरह पता चला तो इसका क्लासिफिकेशन जो था वाज करेक्ट अप टू कैल्शियम। इसका जो क्लासिफिकेशन था वो सिर्फ कैल्शियम तक ही सही था। तो इस 4 ड्रॉबैक के कारण जो है न्यूलैंड के लॉ को भी हटा दिया गया। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं मेंडलीव के पीरियडिक टेबल पर। अब आया मेंडलीव को हम लोग फादर ऑफ पीरियडिक टेबल कहते हैं। मेंडलीव पीरियडिक लॉ, पीरियडिक टेबल। अच्छा, मेंडलीव क्या था? मेंडलीव जो क्या किया था तो वो थोड़ा समझदार था। वो क्या किया, उस समय जितना भी एलिमेंट डिस्कवर था उस सबको जैसे एक पेपर पे चार्ट पे नोट किया, उसका केमिकल प्रॉपर्टी नोट किया। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब जैसे देखिए सोडियम का ऑक्साइड कैसे बनता है, Na2O बनता है। वाटर का ऑक्साइड कैसा बनता है, H2O बनता है। उसके बाद उसी प्रकार से कैल्शियम का ऑक्साइड CaO बनता है। ठीक, उसी प्रकार से आयरन का ऑक्साइड कैसे बनता है, Fe2O3 बनता है। तो इस प्रकार से जिसका ऑक्साइड जैसा बन रहा था, जिसका हाइड्राइड जैसा बन रहा था, उस सारे प्रॉपर्टीज को एक कागज पे नोट किया। अब उसके बाद वो क्या किया, तो उन सारे एटम को फिर से वो क्या किया, इंक्रीजिंग मास ऑर्डर में अरेंज किया। मतलब मेंडलीव हैज अरेंज
all atoms in increasing mass order according to their chemical properties। वो थोड़ा समझदार था, कुछ भी लॉजिक नहीं दिया, थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टीज का देख लिया। ऑन द बेसिस ऑफ, कौन सा केमिकल प्रॉपर्टी, तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्राइड एंड ऑक्साइड, ऑक्साइड और हाइड्राइड की बेसिस पर क्या किया, वो अरेंज किया। एंड फाउंड, और उसको तब पता चला, जब अरेंज किया ना तो उसको पता चला कि एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अच्छा, ये मेंडलीव के द्वारा बताया गया था, और इसी को हम लोग, दिस लॉ इज कॉल्ड मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। आपसे एग्जाम पूछा जाता है स्टेट मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ स्टेट दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ये लिखना है। उसके बाद आ जाइए, अब जो है सो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में था क्या सर, तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल लाइन था, वर्टिकल लाइन था, जिसको कि हम लोग ग्रुप कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन था जिसको कि पीरियड कहते हैं। कितना ग्रुप था मेंडलीव के पास, तो 8 ग्रुप था उसके पास, और पीरियड कितना था, तो टोटल मिलाकर के 7 पीरियड था। मेंडलीव पीरियड टेबल में 8 ग्रुप था और 7 पीरियड था। हर एक ग्रुप के अंदर में 2 सेक्शन था, ए एंड बी। चलिए अब जो है सो आगे, अब मेंडलीव का मेरिट्स, मेरिट्स मतलब उसका जस्ट कुछ अचीवमेंट था, क्या अचीवमेंट था उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, इसका कुछ अचीवमेंट था, मेरिट्स, मेरिट्स क्या सब था, तो मेंडलीव जो है वो क्या किया था, उसके पीरियड टेबल से हिज अरेंजमेंट कैन एक्सप्रेस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, मतलब उसका अरेंजमेंट जो था वो किसी भी एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टीज को बता सकता था। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे ये कार्बन है हमारे पास, अब आपसे पूछा जाए कार्बन का ऑक्साइड कैसा बनेगा, तो आप बोल सकते हैं कि RO2 है दिया हुआ, तो R की जगह पर कार्बन डाल दीजिए, CO2 बनेगा। कार्बन का हाइड्राइड कैसा बनेगा, तो RH4 दिया हुआ है, तो CH4 बनेगा। यहाँ क्वेश्चन आता है कि मेंडलीव पीरियड टेबल आपको दे देगा और फिर कहेगा कि मेंडलीव पीरियड टेबल देखिए और बताइए कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड कैसे बनेगा, तो ऑक्साइड आपका हो गया R2HO3, तो इसका मतलब हो गया Al2O3। तो इसे हम लोग किसी भी एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी पता कर सकते थे। दूसरा इसका अचीवमेंट क्या था, तो ही हैज लेफ्ट प्लेस फॉर फ्यूचर डिस्कवरिंग एलिमेंट, मतलब लेफ्ट नहीं, प्रिडिक्टेड फॉर फ्यूचर डिस्कवरिंग एलिमेंट। मतलब क्या, मेंडलीव क्या किया था, प्रिडिक्ट कर दिया था फ्यूचर डिस्कवरिंग एलिमेंट के बारे में, मतलब जैसे फ्यूचर में कौन सा एलिमेंट डिस्कवर होगा उसके बारे में मेंडलीव जो है प्रिडिक्ट कर दिया था। जैसे मान के देखिए यहाँ पर मेंडलीव पीरियड टेबल में देख सकते हैं आप, यहाँ पर है क्या, तो ये देखिए एल्युमिनियम के जस्ट नीचे में खाली स्थान है यहाँ पर, तो इस समय में वो दिया नहीं था, लेकिन वो बता दिया था कि एक एलिमेंट ऐसा आएगा जिसका मास 68 होगा। देखिए बोरॉन के नीचे में जस्ट खाली स्थान है, वो बता दिया था कि बोरॉन के नीचे एक और एलिमेंट आएगा जिसका कि एटॉमिक मास 44 होगा, तो बोरॉन के नीचे था इसीलिए इसका नाम वो रख दिया था एका बोरॉन। एल्युमिनियम के नीचे है इसलिए इसका नाम रख दिया था एका एल्यूमिनियम। और एक एलिमेंट देखिए सिलिकॉन के नीचे है, इसलिए उसका नाम रख दिया था एका सिलिकॉन। ठीक है, इसका वो बस अपना नाम रखा था, बाद में इसी एलिमेंट को डिस्कवर किया गया था, एलिमेंट पहले उस समय तक नहीं आया हुआ था। एका बोरॉन को डिस्कवर किया गया आपको
स्कैंडियम के नाम से, एका बोरॉन स्कैंडियम के नाम से डिस्कवर्ड हुआ। इसी तरह से एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन भी डिस्कवर आपके बुक में दिया हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए, मेंडलीव का जो तीसरा इसका मेरिट्स था वो क्या किया था, ही हैज लेफ्ट प्लेस फॉर नोबेल गैस। मेंडलीव को पता था कि कुछ ऐसा भी एलिमेंट आएगा जो कि कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जिसको कि नोबेल गैस कहेंगे। तो वो क्या किया था, उसके लिए जगह छोड़ दिया था। तो अब फिर सवाल आता है कि सर जगह कहाँ छोड़ा था, यहाँ पर तो 6, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 6 तो है, पूरा पूरी सब जगह तो है, तो कहाँ पर जगह छोड़ा गया था इसके द्वारा। हम बताए हुए थे कि इसके पीरियड टेबल में कितना ग्रुप होता है, तो 8 ग्रुप होता है और 6 पीरियड होता है, सॉरी 7 पीरियड होता है। तो 7 पीरियड तो था ही, यहाँ पे है ही नहीं। तो वो जो है 7th पीरियड जो था मेंडलीव का, वो किसके लिए था, तो नोबेल गैस के लिए था। तो बोला कि अगर नोबेल गैस आएगा तो वो 7th पीरियड में जाएगा। फिर यहाँ पर सवाल आया कि सर जब इतना अच्छा सब कुछ अरेंज कर ही दिया था तो फिर इसका ड्रॉबैक क्या था, क्यों इसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्योंकि ड्रॉबैक होगा तभी तो नया पीरियडिक लॉ आएगा। मॉडर्न पीरियडिक लॉ जो आएगा वो तो जब तक इसको रिजेक्ट करेंगे तब तो वो नया आएगा। अगर यही से काम चल जाएगा तो फिर नया क्यों आएगा, क्या। चलिए, तो इसको ड्रॉबैक देख लेते हैं कि इसको ड्रॉबैक मतलब रिजेक्ट कैसे कर दिया गया, क्यों कर दिया गया। चलिए, ड्रॉबैक क्या था, हाइड्रोजन का प्लेस करेक्ट नहीं था। देखिए जरा, हाइड्रोजन जो है वो क्या किया था, प्रॉपर्टीज मिल रहा था इसलिए हाइड्रोजन को क्या कर दिया, इसमें डाल दिया था। अब देखिए इस ग्रुप में जितना भी है वो सब के सब एक मेटल है, बस एक हाइड्रोजन जो है ना वो नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन का एक प्लेस ही नहीं दिया था वो सही से। दूसरा इसका ड्रॉबैक करती था कि रॉन्ग ऑर्डर एटॉमिक मास was given between कोबाल्ट एंड निकल। तो देखिए कोबाल्ट और निकल, देखिए इंक्रीजिंग जब मास ऑर्डर में अरेंज किया है तो इसका मास है 58.93, इसका मास है 58.71। तो ये पहले होना चाहिए, ये बाद में होना चाहिए, लेकिन जैसे वो क्या किया, कोबाल्ट को पहले रख दिया और निकल को बाद में रख दिया, जिसकी वजह से रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास गिवन था। और तीसरा इसका जो ड्रॉबैक था वो था कि प्लेस ऑफ आइसोटॉप was not decided। अच्छा, वो मास इंक्रीजिंग मास ऑर्डर किया था, तो आपको पता है कि वैसा 2 एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास अलग अलग होता है उसको आइसोटॉप कहते हैं। तो अब आइसोटॉप कोई होगा तो वो कहाँ रहेगा, उसके लिए जैसे मान लीजिए कार्बन का एक आइसोटॉप हो गया C6H2, उसका मास 12 और C14 होता है एक आइसोटॉप। तो अगर मान के चलिए कि कार्बन आया तो कार्बन तो यहाँ पर रह गया, लेकिन कार्बन का जो 12 मास वाला है उसको तो आप यहाँ पर रख दिया, लेकिन कार्बन का जो 14 मास वाला कार्बन होगा वो कहाँ रहेगा उसके बारे में नहीं बताया गया था। तो इन 3 चीजों के कारण जो है इसकी नाव को रिजेक्ट कर दिया गया। अब आया मॉडर्न पीरियडिक टेबल। अब इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल डिस्कवर किया गया था हेनरी मोजले और हेनरी मोजले जैसे एटॉमिक नंबर, हेनरी मोजले वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, हेनरी मोजले गिवन लॉजिक फॉर एटॉमिक नंबर। हेनरी मोजले क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर के बीच से में लॉजिक दिया था। अब जो है सो एटॉमिक नंबर के आधार पर नील्स बोर क्या किया, तो इसको अरेंज किया फिर से। वो क्या किया, मॉडर्न पीरियडिक टेबल को मेंडलीव, इसलिए फादर ऑफ पीरियडिक टेबल मेंडलीव को ही कहते हैं। समझिए जरा, मेंडलीव के पीरियडिक टेबल का ही जो गलती था ना, उस गलती को सुधारा और क्या किया, वो उसको अरेंज कर लिया। कितने ग्रुप में, तो 18th ग्रुप में। देखिए जरा, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में 18th ग्रुप है, यहां से यहां तक देखिए 18 है। और देखिए मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है वो कुछ नहीं है, मेंडलीव के पीरियडिक टेबल का ही एक्सपेंडेड फॉर्म है। या देखिए मेंडलीव का पीरियडिक टेबल दिखा रहे हैं आपको, देखिए इसके अंदर भी गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक इनर्ट गैस का प्लेस डाला था वो, तो इस तरह से 18 टोटल मिलाकर के 18 ग्रुप इसके अंदर भी है। चलिए, तो इसी का उसके गलती जो था ना, गलती को सुधारा। मतलब देखिए वहां पर क्या हो रहा था, उसका गलती क्या हो रहा था, तो कोबाल्ट और निकल के बीच में इसके मास में डिफरेंस हो रहा था। तो वो क्या किया था, कोबाल्ट का जो है मास जो है वो 58.93 था और निकल का मास था आपको 58.71। तो इसमें गलती हो रहा था वो, तो उसको क्या किया, एटॉमिक नंबर डिस्कवर कर दिया। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 और इसका होता है 28। तो अब वो बताया कि एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज कर दिए, तो अब बताइए जरा 27 पहले कि 28, तो वो बोलो 27 पहले।
तो 27 अगर पहले, तो इसका मतलब मेरा फिर सी अरेंजमेंट सही हो गया। और हाइड्रोजन का जहां तक बात है तो मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर में क्या क्या हाइड्रोजन के लिए एक अलग से स्पेशल प्लेस दे दिया गया और इसी मेंडली पीरियड टेबल को ही एक्सपेंड कर दिया गया। चलिए, तो जब अरेंज किया, मतलब नील्स बोर हैज अरेंज्ड all element in increasing atomic number and found that उसको पता चला कि properties of element are periodic function of their atomic number और इसी लॉ को हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं। एग्जाम यहां से भी क्वेश्चन आता है, स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है ऑफ देयर एटॉमिक नंबर के आधार पर जब अरेंज करते हैं ना, तो वजह से प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो है पीरियोडिक फंक्शन होता है। चलिए, अब आ जाते हैं मॉडर्न पीरियड लॉ क्या है। इसके अंदर 18 ग्रुप है। वर्टिकल रो है जिसको हम लोग ग्रुप कहते हैं, ग्रुप कितना है तो 18 ग्रुप है। हॉरिजॉन्टल रो है जिसको हम लोग पीरियड कहते हैं, पीरियड कितना है तो 7 पीरियड है। अच्छा, ये बताया कि एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, वो 8 एलिमेंट के बाद या 3 एलिमेंट के बाद रिपीट नहीं होगा। वो बताया कि विल रिपीट आफ्टर 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32 एलिमेंट, मतलब 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 एलिमेंट का रिपीट होगा। चलिए इसको देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए पहले ग्रुप में कितना है 1 और 2, फिर इसमें देखिए 8 गो है, तीसरे में 18, फिर 8 गो है, इसमें देखिए इसमें 2 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 18 है, इसमें 18 है, इसमें 32 है, इसमें 32 है। तो मतलब किसी भी एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो होता है वो पहले रो में 8 के बाद जो है रिपीट हो जाएगा, दूसरे में जो है पहले में 2 के बाद रिपीट हो जाएगा, दूसरे में 8 के बाद रिपीट होगा, तीसरे में 8 के बाद रिपीट होगा, चौथे में जो है 18 के बाद रिपीट होगा, पांचवें में 18 के बाद, छठे में जो है 32 के बाद और सातवें में 32 के बाद रिपीट होगा। अच्छा, उसके बाद वो क्या बताया कि नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड। वो क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री, जैसे देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री कितना है 281 है, तो 281 है तो 3 सेल है इसके अंदर में, तो 3 सेल, तो ये थर्ड पीरियड में होगा, इसके पास भी 3 सेल होगा, मतलब थर्ड पीरियड में जितना भी एलिमेंट है सबके पास 3 सेल होगा। सेकंड पीरियड में जो भी एलिमेंट है सबके पास 2 सेल होगा। फोर्थ पीरियड में जो भी एलिमेंट है सबके पास 4 सेल होगा। फिफ्थ पीरियड में जो भी एलिमेंट है सबके पास 5 सेल होगा। सिक्स पीरियड में हर एक के पास 6 सेल होगा। सेवंथ पीरियड में हर एक के पास 7 सेल होगा, 7 सेल होगा। अच्छा, उसके बाद वो क्या बताया कि नंबर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए अब क्या करना है, तो उसके बाद वो बताया कि फर्स्ट ग्रुप, अब देखिए उसको जैसे वो क्या क्या सबसे लास्ट 18 ग्रुप में क्या क्या उसका क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा ग्रुप देख लेते हैं। उसका जो फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप जो कहलाया, फर्स्ट से सेकेंड ग्रुप वो कहलाया मेटल ग्रुप, एल्कलाई मेटल ग्रुप। 3 से लेकर के 13 तक जो है वो कहलाया उसका हेवी मेटल ग्रुप। 14 से लेकर के 17 तक उसका कहलाया नॉन मेटल ग्रुप। और 17th स्पेशल ग्रुप है जिसको कि हम लोग हैलोजन ग्रुप कहते हैं। और 18th ग्रुप जो है वो नोबेल गैस ग्रुप। ठीक है, इस तरह से उसका क्लासिफिकेशन जो है वो अलग अलग ग्रुप अलग अलग कहलाया। आपसे क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है आपको कि एक एलिमेंट है जो कि मेंडलीव की क्लासिफिकेशन में 14th ग्रुप में है, मतलब 14th ग्रुप दे देगा आपको फोटो, बताएगा, पूछेगा आपसे ये क्या है, तो 14th में है तो ये क्या होगा, नॉन मेटल होगा। अच्छा, एक ही और समझ लीजिए कि कभी भी दो मेटल जो है वो मेटल से रिएक्शन नहीं करता है। मेटल जो है अगर नॉन मेटल से रिएक्शन करेगा तो यह हमेशा, इसके बीच में जो बॉन्डिंग होगा वो हमेशा आयनिक बॉन्ड होगा। और अगर जो है सो नॉन मेटल जो है वो नॉन मेटल से रिएक्शन करेगा तो इसके बीच में हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड होगा। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, दे देगा कि एलिमेंट ऐसे टेबल बना के दे दिया, यहाँ पर दे दिया 13, यहाँ पर दे दिया 17, आपको दे दिया यहाँ पे ए और दे दिया बी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ए और बी के बीच में जो रिएक्शन होगा तो यह जो है सो कैसा बॉन्डिंग बनाएगा। तो ए क्या है, नॉन ए मेटल है
और ये है नॉन मेटल, तो मेटल और नॉन मेटल इसके बीच का रिएक्शन होगा तो ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा। वही अगर 14 यहाँ पे रहता तो ये नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, इसके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। चलिए अब आ जाते हैं, तो वो बताया कि नंबर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, जिसका लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो फर्स्ट ग्रुप में होगा, जिसके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा वो सेकंड ग्रुप में होगा, जिसके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होगा ना वो 13th ग्रुप में होता है, और 4 के लिए 14th ग्रुप, 5 के लिए 15th ग्रुप, 6 के लिए 16th ग्रुप, और 7 के लिए 17th ग्रुप, और 8 के लिए जिसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा वो 18th ग्रुप, मतलब इनर्ट गैस। आपको पता है इनर्ट गैस के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए यहाँ से एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कहेगा क्या ए और बी रिएक्शन करेगा तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो आपको पता है वैलेंसी से फॉर्मूला बना सकते हैं ए बी। अच्छा 14th ग्रुप में इसका मतलब इसका वैलेंसी 4 होगा, और 17th ग्रुप में कोई एलिमेंट है इसका मतलब इसका वैलेंसी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 4 होगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तो वैलेंसी 4। 17th ग्रुप में कोई एलिमेंट है तो इसका वैलेंसी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा, मतलब इसका वैलेंसी 1 होगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा AB4। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब प्रॉपर्टीज इन पीरियड के अंदर में प्रॉपर्टीज, तो पीरियड के अंदर में पहला प्रॉपर्टी जो है आपको याद रखना है, आपको वो है, आपको ऐसे समझ लीजिए आप, जब पहले वैलेंसी के बारे में वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इंक्रीज होता है, कितने डिक्रीज होता है, कहां से कहां तक, इंक्रीज होता है 1 से लेकर के इंक्रीज 1 से लेकर के 8 तक। मतलब पहले देखिए पहला एलिमेंट जो होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 होगा, दूसरे का जो है सो देखिए पहला का 1 होगा, दूसरे का जो 2 होगा, फिर 3 4 5 6 7 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर के 8 तक होता है। और वैलेंसी क्या होता है, तो देखिए 1 2 3 4, और फिर इसका वैलेंसी 3 2 1 0। तो वैलेंसी क्या होता है 1 से 8 तक जो है बढ़ता है, 1 से 4 तक बढ़ता है, और उसके बाद क्या होता है वैलेंसी इंक्रीज होता है कितना से 1 से लेकर के 4 तक, और फिर डिक्रीज होता है 0 तक। ठीक है, अब आ जाइए, मतलब जब कभी भी पीरियड में, पीरियड का मतलब क्या होता है लेफ्ट टू राइट। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, आपको हमेशा याद रखना है इसके अंदर में डिक्रीज, ये ट्रिक है मेरा। डिक्रीज का मतलब हो गया, समझिए जरा, जैसे कहेगा आपको मेटेलिक प्रॉपर्टीज, मेटल के अंदर में क्या होता है डिक्रीज होता है, मेटल के अंदर में डिक्रीज होता है, और इसका जस्ट उल्टा होता है नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के अंदर में क्या होता है इंक्रीज होता है, मेटल के अंदर में डिक्रीज, नॉन मेटल के अंदर में इंक्रीज। चलिए चौथा प्रॉपर्टी हो गया ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड जो होता है मेटल के अंदर में डिक्रीज होता है, नॉन मेटल के अंदर में इंक्रीज होता है। पांचवा प्रॉपर्टीज हो गया आपका रिएक्टिविटी, मेटल के अंदर में डिक्रीज होता है, नॉन मेटल के अंदर में इंक्रीज होता है। या देख लीजिए, आपसे कहा जाएगा यहाँ पर एक एलिमेंट दे दिया जाएगा कैल्शियम और एक एलिमेंट दे दिया जाएगा जिंक, आपसे पूछा जाएगा इस दोनों में से कौन सा जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो आप देख लीजिए ये मेटल है सारा का सारा, तो मेटल के अंदर में रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है डिक्रीज होता है जब पीरियड के अंदर में, ये देखिए दोनों सेम पीरियड में मेटल के अंदर डिक्रीज होगा, मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, उससे कम रिएक्टिव, 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 मतलब मेटल के अंदर में केमिकल प्रॉपर्टी डिक्रीज होता है। वही नॉन मेटल में आ जाइए, आपसे पूछा जाएगा कि फास्फोरस और क्लोरीन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो नॉन मेटल के अंदर में क्या होता है इंक्रीज होता है, तो ये लेस रिएक्टिव, उससे ज्यादा रिएक्टिव, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्लोरीन, तो नॉन मेटल के अंदर में डिक्रीज होता है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा अब आ जाते हैं पीरियड मतलब ग्रुप के अंदर में, तो ग्रुप में आपको याद रखना है हमेशा इंक्रीज। अच्छा ग्रुप में इंक्रीज को याद रखने से पहले समझते हैं थोड़ा सा कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका वो जो है सो सेम होता है, मतलब एक ग्रुप के अंदर जितना भी ग्रुप होगा, एक ग्रुप के अंदर जो भी होगा सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा। वैलेंसी भी जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, ऑक्साइड का नेचर, अब सेम ग्रुप में वैलेंसी सेम है तो ऑक्साइड भी सेम ही होगा। अच्छा अब आपको दिमाग रखना है। अच्छा एक ही और पीरियड के अंदर में एक और चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था भूल गए थे, पीरियड के अंदर में क्या होता है तो साइज ऑफ एटम जो होता है ना वो डिक्रीज होता है, मतलब सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, अब डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है तो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, इसके अंदर सेल इंक्रीज नहीं होता है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो क्या होगा फोर्स जो होता है वो जैसे बढ़ जाएगा, और फोर्स जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा ये जैसे और टाइट से देखिए, पहले जैसे यहाँ पर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन था तो थोड़ा सा लूज से खींचा हुआ था, इसके अंदर में
दो इलेक्ट्रॉन के बदले में 4 इलेक्ट्रॉन आ गया था, अब फोर्स जो है और ज्यादा तेजी से खींचने लगा। जितना तेजी से खींचेगा उतना ज्यादा फोर्स बढ़ेगा, तो इसका जैसे साइज छोटा होता चला जाएगा। तो पीरियड के अंदर में मतलब एटॉमिक साइज जो होता है वो छोटा होता है, मतलब छोटा होता चला जाता है। इसमें आ जाइए, आपको याद रखना है इसके अंदर इंक्रीज याद रखना है। तो इसके अंदर क्या होता है, तो साइज ऑफ एटम जो होता है, साइज ऑफ एटम वो जो है सो इंक्रीज होता है। अच्छा, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, तो सेल बढ़ रहा है। देखिए पहले में जो था उसके पास 1 सेल था, दूसरे में जो था 2 सेल था, तीसरे में 3 सेल होगा, चौथे पीरियड में जो होगा उसके पास 4 सेल होगा। इस तरह इसके पास क्या हो रहा है, सेल बढ़ रहा है, तो इसीलिए इसका साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है। 5वां प्रॉपर्टीज हो गया आपका रिएक्टिविटी सीरीज। तो यह जो है सो इंक्रीज होता है मेटल के अंदर, और इसका जस्ट उल्टा नॉन मेटल के अंदर क्या होगा, डिक्रीज होगा। छठा प्रॉपर्टीज हो गया आपका मेटेलिक प्रॉपर्टीज, मेटेलिक कैरेक्टर। मेटल के अंदर में क्या होता है, तो इंक्रीज होता है, नॉन मेटल के अंदर में डिक्रीज होता है। चलिए अब इससे क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आपको दे देगा, जैसे देखिए क्वेश्चन क्या देगा, आपको दिखा रहे हैं हम। क्वेश्चन क्या देगा, ऐसे करके एक टेबल बना देगा, आपसे कहेगा ये जो है हो गया 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3, ऐसे करके दे दिया जाएगा। ये हो गया आपका 14th, ये हो गया 15th, ये हो गया 16th, 17th। आपसे लिख दिया जाएगा A B C D E F। आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या कि बताइए इसमें जो है सो हेलोजन ग्रुप में से कौन सा एलिमेंट, आपको तो हेलोजन ग्रुप मतलब क्या 17 ग्रुप, तो F जो है वो हेलोजन ग्रुप से है। आपसे कहा जाएगा कि इसमें जो है सो नॉन मेटल बताइए जिसके पास जिसका वैलेंसी 5 है, तो नॉन मेटल जिसका वैलेंसी 5 है वो ये हो गया, तो इसके पास 5 एलिमेंट 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 5 है, वैलेंसी 3 है। चलिए इसमें जो एक एलिमेंट होगा, मान लीजिए P एक एलिमेंट, इसका भी वैलेंसी 3 है, लेकिन यह क्या है, तो यह जो है सो मतलब एक 13 ग्रुप में एक एलिमेंट है P, तो इसका भी वैलेंसी 3 है, लेकिन यह क्या है, यह एक मेटल है, लेकिन नॉन मेटल इसका वैलेंसी 3 है, तो C और E जो है नॉन मेटल इसका वैलेंसी 3 है। अब आपसे पूछा जाएगा कि A और C के बीच रिएक्शन होगा तो कैसा बॉन्डिंग बनाएगा, तो A एक मेटल है और C जो है नॉन मेटल है, तो इसके मतलब इसका जो है वो जो है आयनिक बॉन्ड बनाएगा। आपसे कहा जाएगा कि C और F के बीच रिएक्शन होगा तो कैसा बॉन्ड बनाएगा, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि दोनों नॉन मेटल है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इन A B C और D में, A B C एंड D में कौन किसका साइज बड़ा है। तो देखिए ये एक पीरियड में है, पीरियड में साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है, मतलब ये सबसे बड़ा होगा, ए जो है वो सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा होगा बी, उससे छोटा होगा सी। अच्छा, ए से क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा डी, तो ए से इधर जैसे पता है आपको इंक्रीज होता है, तो ए से बड़ा होगा डी, क्योंकि ग्रुप में ये दोनों सेम ग्रुप में इंक्रीज होता है, और डी बड़ा होगा आपका ई से, क्योंकि पीरियड में है, पीरियड में साइज ऑफ एटम बड़ा होता है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा आइटम कौन सा हो गया, सबसे बड़ा आइटम हो गया डी का। स्टेप से सारा क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा, टेंशन नहीं लेना है, जाके एग्जाम दीजिए बहुत अच्छे से। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।